आप चूंकि सेफोलॉजिस्ट हैं और ग्राउंड की रियलिटी को बहुत करीब से देखते हैं, ये जो भाजपा अपने एक स्ट्रेटजी बना रही है कि नए चेहरों लाओ, दिल्ली से तय करो कि किसको टिकट देना है। ग्राउंड की पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि वो लोग कितनी बात सुन के उस फैसले को लेते होंगे, लेकिन जिस तरह से रोना पीटना बगावती सुर दिख रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रही बीजेपी? नीरज जी, मुझे भी इस बात का अंदाज नहीं कि ये जो फैसले लिए जाते हैं उसमें ग्राउंड की कितना इनपुट है या नहीं है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है पार्टी निर्णय, इस तरह के निर्णय क्यों ले रही है। पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद, जो पुराना कहावत मुहावरा है, उसका प्रयोग हो रहा है। अब ऐसे अगर आप कहें, अच्छी परिपाटी तो नहीं है कि आप सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो भी लोकसभा के सांसद जो लोकसभा जीत के आए हैं, उसी राज्य में वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता में मैसेज तो अच्छा नहीं जाता, लेकिन जनता को इन सब से परवाह नहीं होता है। ऐसा नहीं, मैसेज नहीं जा रहा है जनरली, हमें लगता है इन्फॉर्म्ड लोगों के बीच में लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आम नागरिक को, आम वोटर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के लिए मुझे लग रहा है बीजेपी इन सब चीजों को नजरअंदाज करके भी, मैं कहूंगा खराब ट्रेंड, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि आप सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर भी 7-8 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। रही बात की ऐसा ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी, तो मैंने कहा जैसे कि चुनाव जीतने के लिए अपनी उनकी स्ट्रैटेजी है, और कोई भी स्ट्रैटेजी पार्टी जैसा ठीक समझे उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी अपना रही है। लेकिन संजय जी, क्या ये आपको लगता है कि एक डबल रिस्क है? मान लीजिए वही सांसद जी हार गए, तो वो क्या मुंह लेके जाएंगे दोबारा दिल्ली? देखिए नीरज जी, बार बार इस बात की चर्चा होती रही है कि 18 और 19 को देखिए। 18 में राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 19 में क्या हुआ। 23 और 24 18-19 के जैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप 23 का चुनाव हार जाते हैं, मैं बीजेपी के संदर्भ में कह रहा हूं, अगर मान लीजिए बीजेपी तीनों राज्यों का चुनाव हार गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोकसभा की सारी सीटें यहां हार जाएंगी, लेकिन एक परसेप्शन बहुत बदलने लगेगा। तो वो 18-19 वाला खेल नहीं है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बात का अंदेशा है, या इस बात का असेसमेंट है, अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा 2023 में, तो एक माहौल बनेगा बीजेपी के खिलाफ। खिलाफ का मतलब जनता के बीच में जो न्यूट्रल वोटर, उनको लगने लगेगा कि कहीं बोरिया बिस्तर सिमट तो नहीं रहा इस पार्टी का। उससे ये जो माहौल बनने लगेगा, उसका नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। तो मुझे लगता है बीजेपी चाहती है कि भाई हर कीमत पर अभी प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। अगर 3 राज्यों में आपने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, तो 24 एकदम सुरक्षित है। मैं तो अभी भी मानता हूं 24 सुरक्षित है, लेकिन यही एक रिस्क है, अगर फिसले 23 में, तो कहीं उसकी चोट 24 में तो ना लगे। इसलिए मुझे लगता है ये सारे एमपीज को उतारा जा रहा है कि हर हालत में 23 जीतना है। हालत में 23 जीतना, और उसके लिए एक प्रयोग है। ये निर्णय जनता तय करेगी, लेकिन ये प्रयोग बहुत रिस्की। कहते हैं कि आपने मतलब पद और प्रतिष्ठा में इसलिए करा था कि पद तो मतलब एमपी लगा दिया दांव पे, पद हो गया वो, और प्रतिष्ठा ये कि आपने केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा उस पर दांव पे लगा दी विधायकी जी और जीतने के लिए। संजय सिंह जी, क्या है ये आपके हिसाब से जो बीजेपी गेम खेल रही है, ये क्या है? गेम बीजेपी क्या खेल रही है वो तो मान लीजिए कि मैं सक्षम नहीं हूं कि उनके माइंड में क्या है। मैं बाहर से एक एनालिसिस करके ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, अगर आप लोकल फैक्टर के हिसाब से देखेंगे, तो केंद्र में जो एमपी होते हैं, अगर आप रूलिंग पार्टी के मंत्री उसी राज्य में है एमपी, तब तो आपका स्टेट में थोड़ा भाव बट्टा चलता है। अगर आप विपक्षी दल के वहां पे एमपी हैं, जैसे केंद्र में आप किसी और पार्टी के साथ हैं और वहां किसी और पार्टी के आप हैं, तो फिर स्टेट में समस्या होती है। दूसरा ये है कि अगर स्टेट है तो केंद्र है, अगर केंद्र मतलब उसके बगैर वो हो नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि हम लोग शायद बहुत ज्यादा वैल्यू अटैच कर रहे हैं एमपी के पोस्ट के साथ। एमपी वो हो गए तो मतलब काफी बड़ी चीज हो गई, और एमएलए है तो छोटी चीज। शायद ऐसा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो केंद्र का टॉप मिनिस्ट्रियल पोजीशन छोड़ करके वहां पे किसी स्टेट में जाकर के चीफ मिनिस्टर या अच्छा मिनिस्ट्रियल, मतलब जो मंत्री यहाँ हैं वो तो वहां जाकर के मंत्री नहीं होना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ की कोई अच्छा जगह छोड़ करके स्टेट में, क्योंकि स्टेट का
अपना एक फ्लेवर होता है। आप बहुत सारे आप उनको भी देखें, जो लोग जर्नलिस्ट भी स्टेट में काम करते हैं या सेंट्रल में काम करते हैं, दोनों का अलग-अलग एक चार्म। बहरहाल बच गई बात स्ट्रैटेजी की। देखिए, एक बात रिस्क की बार-बार होती है, तो रिस्क बीजेपी को कम से कम ये जो मोदी और अमित शाह की वो जो टीम है, इनकी फितरत है रिस्क लेना। आपको याद होगा जिस समय ये प्रधानमंत्री के 2013 में पहले कैंडिडेट घोषित किए गए थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी हाई स्टेक लगाया था, ये जो प्रदेश जो चुनाव में जा रहे हैं। उस समय भी एक बात हुई थी कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, अब यहाँ पे हाई स्टेक लगा रहे हैं, तो क्या ठीक है? उसी समय फिर बीजेपी की हालत यूपी में बहुत खराब थी, अमित शाह एज़ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होकर के भेजे गए थे। तमाम तरह का मीमांसा हुआ कि ये तो टोटल वो फेलियर का स्टेप है, बाकी है। कोई भी 2 सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। मैं लेकिन कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क लेना बीजेपी की फितरत है। मतलब कहीं भी अगर उनको लगता है कि रिस्क के बिना खेल नहीं, और कहीं भी कोई भी हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव होता है तो वो हाई वोल्टेज वो कैंपेन करते हैं। बच गई बात कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जैसे राजस्थान में जो लोग भेजे गए हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 प्रमुख नाम अगर हम कहें कि एक किरोड़ीलाल मीणा, जिनके बारे में अभी विजय जी ने काफ़ी चर्चा की, दिया कुमारी, महिला भी हैं, राजघराने से भी हैं और अच्छी सांसद और अच्छे नेता के तौर पे उनका परिवार शुरू से कांग्रेस के मतलब बीजेपी के साथ नहीं था। लेकिन कई बार एक परिवर्तन आता है और दिया कुमारी एक सक्षम नेता के तौर पे वहाँ पे देखी जा रही है और पार्टी के अंदर भी सक्षम नेता के तौर पे बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। अब जो आने वाले समय में स्टेट में अगर आप लीडरशिप तैयार करते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आर्मी मैन है, कर्नल रहे हैं और यहाँ केंद्र में मंत्री रहे हैं और वहाँ उनको जाने को कहा गया है। मुझे लगता है कि और साथ में ये भी बताया गया जैसे भैरव सिंह शेखावत के वो दामाद वो 3 टर्म है। एक दूसरी चीज ये है कि ये भी बताने की कोशिश है कि परिवार जो है आपका जो भी है पार्टी उसके ऊपर है। कि मध्य प्रदेश में भी जो हुआ कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र थे पहले, फिर कैलाश विजयवर्गीय को स्वयं उतार दिया गया। गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। अनंत कुमार के फैमिली को वहाँ बैंगलोर में टिकट नहीं मिला। तो ये बताने की कोशिश है कि पार्टी जो है, जहाँ पार्टी को लगता है कि आपको ये काम दिया जाना चाहिए, तो जब आप कार्यकर्ता या नेता कहते हैं तो आप मतलब उसी तरह से पार्टी आपको काम देगी। ये रिस्क है, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी होता है कि कई बार रिस्क के साथ लोगों का एक जो परसेप्शन होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव मान लीजिए 3-4 महीने के इसके चुनाव खत्म होगा, उसके 3 महीने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। लोगों में एक परसेप्शन होता है कि नए तरह के ये नेता आ रहे हैं, जो अगली पंक्ति के नेता अभी होंगे या आने वाले समय में राजस्थान के लिए होंगे। तो लोग शायद बहुत सारे फैक्टर से एक चीज तय है कि वसुंधरा जी को अगर नहीं वो डिक्लेयर किया गया है बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ वसुंधरा जी के लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। कई सारे फैक्टर्स उसके साथ वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्रीबीज का जितना अनाउंसमेंट गहलोत जी ने किया, उसका कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा सा असर होता है। फ्रीबीज पे बहुत सारे सरकारें बन गई हैं अनाउंसमेंट पे। जी संजय जी, ये वाला इशू फ्रीबीज वाला भी लेके आता हूँ मैं अगले राउंड में।